फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है नए कहानी में। तो आज का कहानी का शीर्षक है नागराज की कब्र। कुख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर नागमणि ने नागराज का निर्माण आतंकवादी गिरोहों के लिए किया। एक ऐसा शस्त्र जो प्रत्येक परिस्थिति का मुकाबला कर सकता था। महाशक्तिशाली नागराज को आतंकवादी गिरोह के सरदार बुलडॉग ने किराए पर प्राप्त कर लिया और नागराज ने आसाम में विनाश प्रारंभ कर दिया। लेकिन एक शक्तिमान योगी महात्मा गोरखनाथ ने नागराज को अपनी गुप्त शक्तियों के बल पर पकड़ लिया। फिर नागराज के मस्तिष्क का ऑपरेशन कर उसे प्रोफेसर नागमणि के चुंगल से मुक्त कर दिया। तब नागराज नेकी के रास्ते पर निकल पड़ा और उसने कसम खाई कि वह दुनिया से सभी आतंकवादी गिरोहों का सफाया कर देगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग पिछली कहानी में हम लोग ने इतना तक पढ़ चुका था कि एक गुरु थे। गुरु का नाम था क्या था गुरु का नाम? गोरखनाथ। तो गोरखनाथ जो साधु थे, उन्होंने नागराज को वशीकरण करके, मतलब उन्हें बेहोश करके, उनके मस्तिष्क से जो नागमणि, उसके नागराज के मस्तिष्क में एक चिप लगा दिया था जो उसको नागराज को कंट्रोल करता था एक शस्त्र के तौर पर। तो वो चिप जो गुरु साधु थे गोरखनाथ जी, वो उसके दिमाग से निकाल दिया था चिप। और अब नागराज जो है एक नेक व्यक्ति, या बोल सकते हैं नेक सर्प बन गया था। अब वो कसम खाया कि अब मैं बुराई का साथ नहीं दूंगा, अब मैं यहाँ से अच्छाई का साथ दूंगा। ठीक है, मानवता को बचाने का काम करूंगा। तो ये हम लोग पिछले वीडियो में, पिछली कहानी में पढ़ चुके थे और अब आगे इस कहानी को बढ़ाते हैं। अगर फ्रेंड्स आपसे निवेदन है, अगर कहानी पसंद आए तो कहानी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा अच्छा। और आप नए होंगे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। बुलडॉग मेरा पहला शिकार होना चाहिए क्योंकि उसी ने मुझे किराए पर हासिल किया था। आसाम में उसके कई बगैर कैंप हैं। मुझे सबसे पहले शाकू कबीला देखना चाहिए, यहाँ से वही सबसे पास है। नागराज ने ऐसा कहा। नागराज नाग रस्सी की मदद से जंगलों को पार करता साकू कबीले की ओर बढ़ चला और फिर इन्हीं कैंपों से मुझे बुलडॉग के हेडक्वार्टर का पता चल जाएगा। एक रात का सफ़र तय करने के बाद नागराज सुबह ही साकू कबीले जा पहुंचा। यह मेरे लिए स्वर्णिम सवेरा है जो इन लोगों के लिए तबाही का अंधेरा लेकर आया है, नागराज ने कहा। नागराज बस्ती के एक खस्ता हाल होटल में जा पहुंचा। क्या तुम शेखू को जानते हो? वह इसी बस्ती में रहता है, नागराज ने पूछा। शेखू, ठहरो, वहाँ बैठो। पता नहीं शेखू का नाम सुनकर यह क्यों घबरा गया। नागराज ने ऐसा सोचा। उधर होटल मालिक होटल के पिछवाड़े जा पहुंचा। अगर यह वही आदमी हुआ तो मुझे वह दौलत जरूर मिलेगी जो इस पर लगाई गई है। पास ही एक झोपड़े में वह घुसा। रोमो सुनकर खुश होगा। रोमो, मैं एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ। फिर जो मैं सुबह सुबह तुम्हारा मुंह कड़वा जरूर करूँगा। नागराज की कब्र। मैंने उस आदमी को पा लिया है जिसकी तुम्हें तलाश थी। मुझे तो हर उस आदमी की तलाश है जो पैसा पैदा कर सके। किसी दिन यह शराब तुम्हें ले डूबेगी। इसी शराब के कारण तुम्हारी ताकत शेखू से कम पड़ती जा रही है। मेरे दुश्मन शेखू का नाम किस तरह लिया तूने? सवेरे सवेरे कमीने, भाग जा वरना मैं तेरा गला काट दूंगा। रोमो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम्हें फिर से ताकतवर देखना चाहता हूँ और तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लेकर आया था। मुझे गुस्सा बहुत आने लगा है। खैर बता, क्या खुशखबरी लेकर आया है? रोमो ने कहा।
बहुत दिनों के बाद एक आदमी शेखू की तलाश में आया है, और यह वही आदमी मालूम पड़ता है जिसने मूर्ति लूटी थी और जिसे शेखू तलाश करता फिर रहा है। तुम्हें कैसे यकीन है यह वही आदमी है? शेखू ने मुझे उसका हुलिया बताया था। उसका कहना था कि इस हुलिये का आदमी कभी नजर आए तो तुरंत उसे खबर करके 5,000 रुपये इनाम हासिल कर लूं। बेवकूफ, जिस आदमी को शेखू तलाश कर रहा है वह खुद शेखू को तलाश करने उसी की मांद में क्यों आएगा? मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन हुलिया वही है। सांप जैसी आंखें उसकी खास पहचान है। मेरा दिल कहता है कि यह वही आदमी है। रोमो, जरूर वह मूर्ति लेकर आया होगा। इससे पहले कि वह शेखू के संपर्क में आए हम काम कर सकते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि यह वही मूर्ति चुराने वाला है या कोई और। तुम उसे शेखू से मिलाने के बहाने भींगा गोर में ले आओ, लेकिन याद रहे इस मामले में हमारी पार्टनरशिप 50-50 होगी। शराब का खर्चा निकालकर जो मिलेगा आधा आधा। यह रोमो मर जाएगा लेकिन शराब नहीं छोड़ेगा। होटल मालिक वापस होटल में लौट आया। ए मिस्टर, चलो तुम्हें शेखू से मिलवा दूं। चलो। सचमुच वही है, बिल्कुल यही हुलिया बताया था शेखू ने। अब तुम इस गार में उतर जाओ, मुझे यहीं से वापस लौटना है। धन्यवाद दोस्त, तुमने मुझे यहाँ तक का रास्ता दिखाया, नागराज ने कहा। रोमो, वह झींगा गार में उतर चुका है और यह 100% वही आदमी है। उसका नाम नागराज है, नागराज। अब तुम होटल पर मेरा इंतजार करो। सबसे पहले मुझे इस गार का रास्ता बंद करना होगा, फिर चोर रास्ते से अंदर जाऊंगा। मेरा बेवकूफ दोस्त कालू कहता था कि शराब ने मेरी ताकत छीन ली, लेकिन अब भी मैं इन चट्टानों को उठा सकता हूँ। नियति भेद नहीं करती जो। अगर मेरा बेवकूफ दोस्त मुझे चट्टान उठाते देख लेता तो शायद गश्त खाकर बेहोश हो जाता। यह पतली दरार अपने शरीर की मांसपेशियां सिकोड़ने की कला जिसे आती हो वही ऐसे चोर दरवाजा पार कर सकता है। गार में नागराज। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती। गार में नागराज, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो जवाब दो। हाँ, मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूँ, नागराज ने उत्तर दिया। उसकी आवाज तीसरे मोड़ वाली गुफा से आ रही है। इस गार की आवाज़ों का अनुमान सिर्फ मैं ही लगा सकता हूँ। यहाँ आवाज़ गूंजती है, जरा सी आवाज़ पूरे गार में सुनाई पड़ती है और अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि आवाज़ कहाँ से आई है। हैरान होने की ज़रूरत नहीं नागराज, मैं ठीक तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। क्या तुम शेखू हो? हाँ, मैं ही शेखू हूँ। मूर्ति कहाँ है नागराज? पहले मैं तुम्हारी पहचान करूँगा कि तुम शेखू ही हो या कोई और। अपनी दाईं हथेली दिखाओ।
तुम सेखु नहीं हो। बुलडॉग के सभी क्षेत्रीय सरदारों के हाथ में एक चिन्ह खुदा होता है, वह तुम्हारी हथेली पर नहीं है। यह रहा मेरी हथेली का निशान। मैं मास्टर रोमो हूँ, रोमो, जो इस दुनिया में सिर्फ एक है और अकेला है, जिसके पुरखे ताकत की पूजा करते थे और जो मुझे विरासत में मिली है। मार्शल आर्ट में इसे मंकी ब्लो कहते हैं नागराज। यह हाथापाई बंद करो और पहले मेरी बात सुनो। मास्टर रोमो अपने प्रतिद्वंदी को बोलने का मौका जरूर देता है। बोलो। तुमने मुझे यहाँ बुलाकर घेरने की कोशिश क्यों की? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे? हाँ, यह बात तुम्हें जरूर पूछनी चाहिए, इसका तुम्हें हक है। नागराज, तुम वह शख्स हो जो आसाम के पौराणिक मंदिरों से करोड़ों की मूर्ति चुरा कर ले गए थे, और जिन लोगों के लिए तुमने यह काम किया था, मूर्ति अभी तक उन्हें वहीं नहीं पहुंचाई। इसका मतलब वह मूर्ति अभी तक तुम्हारे कब्जे में है और मैं उसे हासिल करना चाहता हूँ। क्या तुम्हारा संबंध सेखु से है? नागराज ने पूछा रोमो से। कभी था, जब मैं उसके लिए भाड़े का कातिल बनकर चंद रुपए पा लेता था। मैंने इस गिरोह के लिए बड़े बड़े काम किए, लेकिन फिर मुझे इस कारोबार से नफरत हो गई और मैंने सेखु के लिए काम करना छोड़ दिया। लेकिन मैं तुम्हें यह सब बातें बताने नहीं आया हूँ, मैं तुमसे मूर्ति हासिल करने आया हूँ। मूर्ति मेरे पास नहीं है और ना ही तुम उसे हासिल कर सकते हो। ठाक 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 ठाक। शाय। आदमी जानदार है, लेकिन अक्ल दुरुस्त नहीं है। इसकी अक्ल दुरुस्त करनी होगी। नागराज ने हंसते हुए कहा। ओह, तो तुम मार्शल आर्ट भी जानते हो और यह है तुम्हारा असली रूप। ठा स्नैक हैंड का माहिर है। ठाक ठाक ठाक। तड़ाक। ओ ठाक तड़ाक। शान शान। मैं चाहूँ तो तुम्हारी जिंदगी छीन सकता हूँ रोमो। भले ही तुम मास्टर हो, लेकिन मेरे मुकाबले नहीं ठहर सकते। पहली बार मेरा पाला किसी उस्ताद से पड़ा है, मैं अपनी शिकस्त कबूल करता हूँ। तुम चाहो तो मेरी जिंदगी छीन सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सुलूक किया। छिंगा गार में फंसा मेरा शिकार आज तक निकल नहीं पाया। तुम पहले व्यक्ति हो जिसकी शक्ति अपरंपार है। मैं तुम्हारी गुस्ताखी को माफ करता हूँ, लेकिन गिरोह के लोग इस गुस्ताखी की सजा मुझे जरूर देंगे। मैं कुत्ते की मौत नहीं मरना चाहता हूँ, इसलिए बेहतर है कि तुम मुझे यहीं कत्ल कर दो। जिस गिरोह की बात तुम कर रहे हो वह मेरे दुश्मन है। मैं इस बुराई के विरुद्ध लड़ने वाला एक सुप हसलार हूँ। मूर्ति उसी मंदिर में पहुँच चुकी है जहाँ से चुराई गई थी। अगर यही बात है तो मैं तुम्हारा सिपाही बनकर कुत्ते की मौत मरने के लिए भी तैयार हूँ। नागराज, सॉरी, सिपाही नहीं दोस्त। नागराज, तुम सचमुच महान हो। मैं बाहर निकलकर गार का दहाना खोलता हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं दोस्त, मैं भी तुम्हारी तरह इस दरार से निकल सकता हूँ। दोनों गार से बाहर निकल आए। रोमो, जब उन लोगों को पता चलेगा
कि तुम विद्रोही हो गए हो तो नहीं, इसका उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि अब मैं उनके लिए काम नहीं करता हूँ। एक बात याद रखना रोमो, मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाया है, इसलिए तुम बुलडॉग के बारे में सच सच बताओगे। इस खेल में तुम विभीषण की भूमिका अदा करोगे और मैं राम की। इस तरह रावण की लंका भस्म हो जाएगी। नागराज ने ऐसा रोमो से कहा। अभी हम शेखू के पास चल रहे हैं, लेकिन उसे हमारी योजना का पता नहीं चलना चाहिए। अब मुझे फिर शराब की तलब महसूस हो रही है। दोनों वापस उसी रास्ते में लौट आए। हम रात के अंधेरे में शेखू तक पहुँचेंगे। बस्ती में अंधेरा फैल गया। अब यह शराब पीनी बंद करो और मुझे शेखू के पास ले चलो। हाँ, अब तक वह अफीम की खेती से लौट चुका होगा। यह जो गोल घेरे में झोपड़ियाँ बनी है, सब शेखू की है। इसके बीच एक बड़ा दलान है जिस पर शेखू का मकान खड़ा है। इस गेट से अंदर जाया जाता है। गेट पर स्टेनगन धारी खड़े हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो कहानी आज यहीं तक एंड करते हैं। फिर हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे कि नागराज कैसे शेखू के मतलब शेखू की झोपड़ी मतलब शेखू के अड्डा में कैसे घुसता है। ठीक है, तो आपको अगर यहाँ तक कहानी पसंद आया हो तो कहानी को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए होंगे चैनल पर। और एक एक पूरा मैं कंप्लीट कहानी नागराज का डाल चुका हूँ। आप लोग को अगर नए हैं चैनल पर और वो कहानी सुनना चाहते हैं तो मैं पिन कमेंट कर दूंगा ऊपर। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कहानी के पार्ट में। अगला पार्ट आपको दोपहर में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।